नमस्कार साथियों। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग इस बेहतरीन प्रश्न के साथ करेंगे। जो बच्चे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाएंगे समझ लीजिए उनकी तैयारी बहुत बेहतर है और सुमित सर की तरफ से उसको एक चॉकलेट भी गिफ्ट किया जाएगा। और जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आने तक हम क्या करेंगे तो उसे तैयार करने का काम करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि दो उम्मीदवारों के वोट मूल्य बराबर हो जाएं, क्या हो जाए साथियों? दो उम्मीदवारों के वोट मूल्य बराबर हो जाएं तो अंतिम विजेता का फैसला किस विधि के माध्यम से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि संसद के संयुक्त सत्र द्वारा किया जाएगा इसका निर्णय, भारत के मुख्य न्यायाधीश के फैसले से इसका निर्णय किया जाएगा, या फिर लॉटरी ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा किया जाएगा, या पुनः मतदान कराकर किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी बेहतर है। और जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे या नहीं जानते हैं वो इस पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो के देखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त भी हो जाएगा। तो सेशन को हम लोग शुरू करें उससे पहले सुमित सर ऑफिशियल को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से सारा प्रावधान। आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? तो कहना है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान से सब लोग देखिएगा। हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक गणतांत्रिक देश है। हमारा भारत क्या है साथियों? तो कहना है कि भारत एक गणतंत्र है। क्या है साथियों? गणतंत्र है, रिपब्लिक है। गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, इसका अर्थ जरा समझ लीजिएगा। गणतंत्र के दो मतलब होते हैं साथियों। सबसे पहला कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है या राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्राध्यक्ष का पद, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है, पहली बात। दूसरा मतलब होता है गणतंत्र का, कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। यही मतलब है हमारे देश में गणतंत्र का मतलब होता है, यही मतलब होता है रिपब्लिक का। पहले क्या होता था साथियों कि जो राज्य का प्रमुख होता था, जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, उसका पद वंशानुगत होता था। आज भी ब्रिटेन में जब आप जाइएगा ना तो वहां देखिएगा कि राजा का पद वंशानुगत है, राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने क्या चुना? तो भारत ने गणतंत्र को चुना। और यहां कहा गया कि राष्ट्र अध्यक्ष का जो पद होगा, हेड ऑफ द स्टेट का जो पद होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष का पद क्या होगा, उसको निर्वाचित किया जाएगा। दूसरा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्राध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है यदि वो कुछ कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। किसी भी प्रकार का ना कोई जाति का भेद, ना कोई धर्म का भेद, ना कोई लिंग का भेद, ना कोई संप्रदाय का भेद। आप सब देख रहे हैं कि एक SC ST आदिवासी समुदाय से आने वाली जो महिला हैं श्री द्रौपदी मुर्मू, वो भारत के भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कि नहीं है? किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ उनके साथ? नहीं ना। तो ये हमारे भारत के गणतंत्र की खूबसूरती है। अब आपसे गणतंत्र का कोई भी मतलब पूछे तो आप बता दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है, क्या कहता है साथियों? यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। और दुनिया में दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं,
एक शासन प्रणाली होती है संसदीय शासन प्रणाली, याद रखिएगा। एक होता है साथियों संसदीय शासन प्रणाली, जिसके हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, और एक होता है जिसे हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ध्यान से देखना, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं ये केवल नाम मात्र के प्रधान होते हैं। ये क्या होते हैं? नाम मात्र के प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, ये क्या होंगे? नाम मात्र के प्रधान होते हैं। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, यहाँ राष्ट्रपति जो होते हैं ये वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है, राष्ट्रपति का पद है, वो क्या है? नाम मात्र का प्रधान होते हैं, ये औपचारिक प्रधान होते हैं। यहाँ पर वास्तविक शक्तियां जो होती हैं किसमें निहित होती हैं? तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रधानमंत्री में निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। यहां तक बात बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का जो पद है भारत में, राष्ट्रपति का क्या होता है साथियों? निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों पर, प्रत्येक 5 वर्षों पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2 आर्टिकल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे याद रखना है। एक आर्टिकल है साथियों आर्टिकल 54 और एक आर्टिकल है साथियों आर्टिकल 55। आर्टिकल 55, ये दोनों आर्टिकल क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, इस बात का चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है। और आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होंगे उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसकी रीति कैसी होगी, उसकी पद्धति कैसी होगी। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति की चर्चा करता है। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2 प्रमुख आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 54 और एक है आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट करेंगे, इसका वर्णन आपको आर्टिकल 54 में है, यानी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, उसकी चर्चा आर्टिकल 55 में देखने को मिलती है। अब एक एक करके इन दोनों आर्टिकल को विस्तार से देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 54 को। आर्टिकल 54 कहता है साथियों कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा साथियों? अप्रत्यक्ष होगा। अब पूछिएगा कि सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। देखिए 2 तरीके से निर्वाचन किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जहां जनता सीधे क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं उसको वोट करते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है कि जहां जनता सीधे वोट ना करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, तो वैसी व्यवस्था को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो हम सबको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या हम लोग सीधे वोट करते हैं? नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं वोट? तो हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं। आर्टिकल 54 में ये बात कही गई है।
आर्टिकल 54 के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न उठता है कि सर राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोग कौन कौन लोग वोट करेंगे, वहां पर मतदाता कौन है? जब भारत की जनता मतदान नहीं करती है तो वहां कौन मतदान करते हैं? भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए एक शब्द है जिसे हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल क्या करते हैं साथियों? तो कहना है कि ये राष्ट्रपति को चुनाव में, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। क्या करते हैं? वोट डालते हैं, वोट डालते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसका वर्णन भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 ही देता है साथियों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये देखिएगा। सबसे पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। हम सब जानते हैं साथियों कि आर्टिकल 79, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के दो सदन होंगे। एक सदन जो है वो होगा राज्यसभा और एक सदन होगा लोकसभा। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। पहली बात। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा साथियों, लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543 होती है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की जो मनोनयन किया जाता था, उसको व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए लोकसभा में वर्तमान समय में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो 245 है और इस 245 में से 233 जो होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं विभिन्न राज्य के विधानसभाओं द्वारा, और 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचित कौन कौन है? 543 लोकसभा का और 233 राज्यसभा का, यानी टोटल हो गया साथियों 543 प्लस 233 यानी 776 जो हैं ये सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इलेक्टेड हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदार हैं। अब दूसरा देखिएगा कौन है। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए। हम सबको पता है साथियों कि राज्यों में जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है उसे विधानमंडल कहते हैं और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद की संकल्पना केवल 6 राज्यों में ही है, बाकी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही पाए जाते हैं। तो सभी राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित एमएलए हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और तीसरा है दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा साथियों कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं, इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया? तो कहना है सर 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। कब जोड़ा गया? तो 70वां संशोधन
70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया साथियों, तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। और अब जम्मू कश्मीर राज्य का जब पुनर्गठन हो गया है तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे उसे भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हो गए, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। पहली बात सबको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। पहला कहना है संसद के मनोनीत सदस्य। दूसरा कहना है राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य। और तीसरा कहना है साथियों विधान परिषद, राज्य विधान परिषद जो होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी ये तीनों जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। कौन कौन नहीं लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है। राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं ले सकते हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भागीदार नहीं होते हैं। आर्टिकल 54 साथियों एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर आर्टिकल 54 समझ गए तो अब आर्टिकल 55 को देखते हैं। देखिएगा आर्टिकल 55 ये कहता है साथियों, क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है या पद्धति का वर्णन करता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, जरा इसको समझा दीजिए अच्छे से। देखिए आर्टिकल 55 में 3 खंड है। एक है आर्टिकल 55 का पहला खंड। आर्टिकल 55 का पहला खंड साथियों कहता है कि विभिन्न राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य के एमएलए के जो मत का मूल्य होता है उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता बनी रहे, इसी का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब साथियों ये है कि एमएलए यूपी का भी है, एमएलए सिक्किम का भी है। यूपी का एमएलए 6 लाख की जनसंख्या पर एक एमएलए होता है और सिक्किम में जो एमएलए बनता है वो 20, 25, 30 हजार की आबादी पर एक एमएलए होता है। तो यूपी वाला जो एमएलए है वह 6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिक्किम का जो एमएलए है वो केवल 25,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और राष्ट्रपति हमारी संघात्मक व्यवस्था में राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए देश के सभी राज्यों के एमएलए का जो मत का मूल्य है वो बराबर हो, एक समान रहे, इसी के लिए चर्चा की गई है आर्टिकल 55 के पहले क्लॉज में। यह कहा गया है इसमें कि सभी राज्य के एमएलए का जो मत का मूल्य है, सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य जनसंख्या के अनुसार एक समान होना चाहिए, एक समान हो।
अब देखिए, मान लिया जाए यदि यूपी के एमएलए का भी मत मूल्य 1 और सिक्किम के भी एमएलए का मत का मूल्य 1, तो जब दोनों के मत का मूल्य बराबर हो जाएगा तो यूपी के विधायक जो बेकार में ना इतनी इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्य के विधायकों के मत के मूल्य में एक रूपता बनी रहे, इसका वर्णन आर्टिकल 55 का पहला क्लॉज करता है। अब देखना है साथियों, आर्टिकल 55 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 55 का दूसरा क्लॉज कहता है साथियों, ये कहता है कि एक विधायक और एक सांसद के मत का मूल्य निकालने का गणितीय सूत्र क्या है। क्या कहता है, तो कहना है एमएलए एवं एमपी के मत मूल्य ज्ञात करने, मत का मूल्य ज्ञात करने का गणितीय सूत्र क्या है। गणितीय सूत्र क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, इसको बस एकदम बारीकी से देखिए। देखिए एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो गणितीय सूत्र क्या है, तो कुछ नहीं है साथियों, ये कहता है राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा में सीटों की संख्या, विधानसभा में सीटों की संख्या, और इसको गुना कर देना है 1/1000 से। इसी तरह से एक एमएलए के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमें बिहार के एमएलए का मत का मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बिहार की टोटल जनसंख्या अभी वर्तमान में बात करें तो 14 करोड़ है। कितना है साथियों, 14 करोड़ है। 14 करोड़ बटे कितना कर देंगे, सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में 243, और इसमें 1/1000 से भाग दे देंगे, और इस तरह से बिहार का काट पीट करने के बाद जो भी निकलेगा ये बिहार के एक एमएलए का मत का मूल्य निकल जाएगा। वर्तमान में सबसे ज्यादा मत का मूल्य किसका है, तो यूपी के विधायक का है। किसका है साथियों, यूपी के विधायक का मत का मूल्य सबसे ज्यादा है, और सिक्किम के विधायक का मत का मूल्य सबसे कम है, जहां पर केवल उसका विधायक का मत का मूल्य 7 है। अब देखिए एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, सभी राज्यों के एमएलए का मत का मूल्य जोड़ देना है, सभी राज्यों के एमएलए के मत मूल्य को जोड़कर इसमें भाग दे देना है। कितना से, तो कहना है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। इसको जब निकालिएगा तो सभी राज्य के एमएलए के मत का जो मूल्य जो है, मत का मूल्य, उसको जब जोड़िएगा तो निकलता है 5,43,231, और इसे डिवाइड कर देना है 776 से, और जब ऐसा कीजिएगा तो 700 निकलेगा। यानी एक सांसद के मत का मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, एक सांसद के मत का जो मूल्य है वो कितना है, तो कहना है सर 700 है, 700 है। हालांकि 708 होता है, परंतु जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, एमएलए है, उसके मत के मूल्य को जब हम जोड़ेंगे तब जाकर के ये 708 पूरता है। परंतु वर्तमान में एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 700। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, सबको बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए आर्टिकल 55 का तीसरा खंड क्या कहता है। आर्टिकल 55 का तीसरा खंड कहता है साथियों, ये राष्ट्रपति के चुनाव जो होंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन
कैसे होगा? तो ये कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा साथियों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा। अब आपके सामने ये दो नए शब्द आ रहे हैं, एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा जो शब्द है वो है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। अब सब एक एक करके देखते हैं। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है साथियों? ये निर्वाचन का एक ऐसा तरीका है, दुनिया में निर्वाचन के दो तरीके प्रसिद्ध हैं। एक तरीका है जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत लाता है वो उम्मीदवार विजयी हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत लाएगा वो विजयी हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिएगा। मान लिया जाए कि किसी चुनाव में 10 लोग खड़ा हो गए, 10 लोग क्या हुए? पार्टिसिपेट हुए और ए ने 11 मत प्राप्त किया या 14 मत प्राप्त किया, ठीक। बी ने 13 मत प्राप्त किया, सी ने 12 मत प्राप्त किया, डी ने 11 मत प्राप्त किया। इसी तरह से 10 लोगों ने अलग अलग मत प्राप्त किए। ए ने सबसे ज्यादा 14 मत प्राप्त किया, इसीलिए ए चुनाव जीत जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि जो व्यक्ति चुनाव में सबसे ज्यादा मत लाएगा उसकी विजय हो जाएगी। यानी 14 मत लाकर भी ए क्या हो गया? विजयी हो गया। इस चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी दोष अगर कही जाए तो यही है कि ए को 14 लोगों ने वोट किया, यानी 14 लोग इसे पसंद करते हैं और 86 लोग इसे नापसंद करते हैं। इसके बावजूद ए क्या करेगा? सरकार बना लेगा। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा कमी यही था। इसीलिए दुनिया में कई देशों ने इस सिस्टम को क्या किया? अपनाना छोड़ दिया और इसके स्थान पर उसने क्या लाया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लाया। अब देखिए ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है साथियों, जरा वो देखना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि मान लिया जाए चुनाव हुआ साथियों और चुनाव में बीजेपी पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, आपकी पार्टी खड़ी है और मान लिया जाए कोई सपा है। अब ये चारों पार्टी चुनाव में खड़ी है। बीजेपी ने जितने भी वैध मत हैं उस वैध मत का मान लीजिए 35% मत बीजेपी ने प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 35%। कांग्रेस ने मान लीजिए 30% मत प्राप्त किया, आपने 20% मत प्राप्त किया और सपा ने 15% मत प्राप्त किया। अब जो है यहां पर इसे राजनीतिक दलों, इन राजनीतिक दलों को संसद में जो सीटों की संख्या दी जाएगी वो इसी अनुपात में दी जाएगी। यानी ये 35% वोट लेकर आया है तो इसे संसद के सदस्यों की जितनी संख्या होगी उसका 35% सीट इसे दे दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से कांग्रेस को 30% सीट दे दिया जाएगा, आपको 20% सीट दे दिया जाएगा और इसे 15% सीट दे दिया जाएगा। यानी जिस पार्टी ने जितना मत लाया है, जितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं उसी अनुपात में उसे क्या हो जाएगा? तो संसद में सीटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और इसमें किसी का वोट बर्बाद नहीं होता है, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में एक व्यक्ति जीतता है, बाकी सबका मत क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या किया गया है? अपनाया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम और एक होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिस्ट सिस्टम
और दूसरा होता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब जरा साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में इसी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति क्या होती है इसे हम समझेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन यदि आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा तो यह सिस्टम एकदम आसानी से समझ में आएगा। पुस्तकों में जो यह सिस्टम बताई गई है ये थोड़ा पेचीदा हो जाती है, लेकिन हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, चीजें आसान लगेगी। आइए जरा ध्यान से देखते हैं ये सिस्टम क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ध्यान से देखिएगा कि यह काम कैसे करता है। सबसे पहले इसमें देखिएगा साथियों, कुल वैध मत निकाले जाते हैं। मान लिया जाए कुल वैध मतों की संख्या जो है, कुल वैध मतों की संख्या 100 है। कितना है? 100 है। और इस सिस्टम के हिसाब से वही कैंडिडेट जीतेगा जो इस वैध मतों का कोटा मत प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा साथियों? कोटा मत प्राप्त करेगा। अब कहिएगा सर ये कोटा मत क्या है? तो कोटा मत जो होता है यह न्यूनतम मतों की संख्या है जिसे लाकर ही कोई उम्मीदवार चुनाव में जीत सकता है। तो कोटा मत कैसे निकालते हैं? तो कुल वैध मत बटे 2 और +1 कर दीजिएगा। सीधा सा मतलब हो गया, अगर 100 वैध मत है तो जो 51 मत प्राप्त करेगा वही चुनाव में विजयी होगा। वही चुनाव में क्या होगा? विजयी होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि पहले राउंड में यदि कोई व्यक्ति 51 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तब क्या होगा? और दूसरी चीज, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में वरीयता क्रम आधारित मतदान होता है। कैसा होता है? वरीयता क्रम आधारित मतदान होता है। वरीयता क्रम आधारित मतदान होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसे ही क्या कहते हैं साथियों? तो इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग, वरीयता क्रम आधारित। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। क्या होता है इसको अब ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखिए, वरीयता क्रम आधारित कहने का मतलब है कि जो भी होगा मतदाता, यहां पर जो भी मतदाता होगा, हर एक मतदाता को उतने ही वोट करने का अधिकार होगा जितने निर्वाचन में उम्मीदवार खड़े होंगे। ठीक ना? तो उम्मीदवारों की जितनी संख्या होगी, उम्मीदवारों की जितनी संख्या होगी उतने ही मत डाले जाएंगे। कहने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक चुनाव में मान लीजिए 3 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। कितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं साथियों? 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब ये जो 3 उम्मीदवार हैं, ये 3 उम्मीदवार क्या करेंगे साथियों? तो अब जो मतदाता होगा वो उनसे 3 वोट लिया जाएगा, उनसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपका पहला पसंद कौन है, दूसरा पसंद कौन है, तीसरा पसंद कौन है। यदि 4 उम्मीदवार खड़े हैं निर्वाचन में तो जो मतदाता होंगे वो 4 वोट डालेंगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस। अब इसका हम व्यवहारिक अनुप्रयोग समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस पद्धति का प्रयोग कैसे होता है। आइए देखते हैं। देखिएगा साथियों, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत क्या होता है। मान लिया जाए कि उम्मीदवार जो हैं, ये उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। ये 3 उम्मीदवार हैं। ये क्या है साथियों? 3 उम्मीदवार हैं। और इसको जो वोट दिया जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। मान लिया जाए कि टोटल मतों की संख्या 100 है। कितना है साथियों? 100 है। और 51 कोटा मत है, यानी जो लोग 51 वोट लाएगा वही चुनाव में विजयी होगा। तो अब मान लीजिए कि ए को 40 वोट क्या हुए? फर्स्ट प्रेफरेंस के प्राप्त हुए, पहली वरीयता के प्राप्त हुए। कहने का मतलब है कि 40 लोगों ने ए को अपना पहला पसंद चुना है। इसके बाद 35 लोगों ने बी को अपना पहला पसंद चुना है और 25 लोगों ने सी को अपना पहला पसंद चुना है। अब ध्यान दीजिएगा, वोटिंग हुई, फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को 40 लोगों ने अपना पहला पसंद बताया कि हमारा यह पहला पसंद ए है, और
35 लोगों ने बी को अपना पहला पसंद माना और 25 लोगों ने सी को अपना पहला पसंद माना। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी। फर्स्ट राउंड की जब काउंटिंग होगी साथियों, तो इस फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में कोई भी उम्मीदवार 51 मत प्राप्त कर पाया है? कहिएगा नहीं कर पाया है। कोई भी कोटा का मत प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। तो जब फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में कोई भी उम्मीदवार क्या हुआ, कोटे का मत प्राप्त नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में अब हमको चलना पड़ेगा कहां, सेकंड राउंड में। कहां चलना पड़ेगा साथियों, सेकंड राउंड में चलना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड में जब हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो सबसे कम मत प्राप्त किया है उसे हम चुनाव से एलिमिनेट कर देंगे। तो सी सबसे कम मत प्राप्त किया, इसीलिए सी चुनाव से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब सी चुनाव से तो बाहर हो गया, लेकिन सी का जो ये 25 वोट है, ध्यान दीजिएगा, सी का जो ये 25 वोट है, जहां पर कि 25 लोगों ने सी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो सी तो चुनाव से बाहर, तो इसका फर्स्ट प्रेफरेंस भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिन 25 लोगों ने सी को अपना पहला पसंद चुना था, उन्होंने दूसरा और तीसरा पसंद भी चुना होगा। तो अब उसके दूसरे पसंद को देखेंगे सेकंड राउंड में कि उसने दूसरे पसंद के रूप में किसे चुना। तो ऐसा हुआ कि इस 15 में से 17 लोगों ने ए को अपना दूसरा पसंद चुना था और बी को 8 लोगों ने अपना दूसरा पसंद चुना था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस वोट को हम ट्रांसफर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे ए के मत में। तो ए को 40 मत प्राप्त हुआ था फर्स्ट प्रेफरेंस का, और सेकंड प्रेफरेंस का ये सी वाला जो है 17 लोगों ने ए को पसंद किया है, यानी इसने 57 मत प्राप्त कर लिए। और बी का 8 मत जोड़िएगा तो बी को कितना मत मिल जाएगा साथियों, तो 35 + 8 43 मिल जाएगा। यानी ए ने कोटा मत से अधिक मत प्राप्त कर लिया है, इसीलिए ए चुनाव क्या हो गया, जीत गया। आज तक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसी कंडीशन बनी है कि जब द्वितीय चरण की हमको मतगणना करनी पड़ी है। वो भी कब, तो कहना है कि सर 1969 में। कब हुआ साथियों, 1969 में बीबी गिरी जो चुनाव जीते थे, ये द्वितीय गणना में जीते थे, ये द्वितीय चरण के गणना में विजयी हुए थे। नहीं तो अब तक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के इतिहास में पहले राउंड से ही क्या हो रहा था, तो ऐसा रिजल्ट निकल जा रहा था कि किस लोगों ने चुनाव को जीता है। कोटा मत पहले ही राउंड में मिल जाता था। लेकिन केवल भारत के निर्वाचन इतिहास में बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या हुए हैं, तो कहना है द्वितीय चरण की मतगणना में ये विजयी हुए थे। यहां तक कोई दिक्कत है? आर्टिकल 55 का 1, 55 का क्लॉज 2, 55 का क्लॉज 3 सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, अब सवाल उठता है कि कौन कौन लोग भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति कौन कौन लोग बन सकते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है ना। तो सबसे पहले देखना है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राष्ट्रपति बनने की योग्यता की अगर हम बात करें तो कुछ योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है कि व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए, तो नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए साथियों, नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है साथियों, तो कहना है लोकसभा सदस्य बनने की क्या हो, योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा है साथियों, वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, वह लाभ का पद धारण ना करता हो। यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 58 के ये चारों शर्तों को फुलफिल करता है,
तभी जाकर वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ और भी योग्यताओं की चर्चा की गई है, वो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली जो योग्यता है वो यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन में खड़ा होना चाहता है, तो उसे क्या होना पड़ेगा, तो 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जो या तो एमपी हो सकते हैं या एमएलए हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता है, पहली बात। परंतु साथियों याद रखिएगा 1952 तक ये केवल एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक की आवश्यकता होती थी। परंतु 1974 में संसद ने यह निर्धारित किया कि अब 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। और फिर 1997 में यह निर्धारित किया गया कि अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों किया गया साथियों? तो पहले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था ना, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते थे वो भी चुनाव में क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, तो अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या बढ़ाकर कर दी गई, ताकि जो गंभीर किस्म के व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेकर समय व्यर्थ ना कर सके। ऐसा नियम बनाया गया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत। इसमें दूसरा प्रावधान किया गया साथियों, क्या प्रावधान था, तो 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक और इसके साथ ही साथ 15,000 रुपए की जो है बॉन्ड राशि, जमानत राशि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होगी। और यदि आप वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए, 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जमानत राशि होगी 15,000 रुपए, वो जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी साथियों? जब्त कर ली जाएगी। इतना बात बोलिए अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों, तो अब एक प्रश्न उठता है कि सर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उठता है, तो उस विवाद को कौन सुनेगा? तो इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 71, कौन सा? आर्टिकल 71 का वर्णन है। आर्टिकल 71 में कुल 4 खंड है। कितने खंड हैं साथियों? 4 खंड है। ये 4 खंड क्या क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा एक एक को। सबसे पहला आर्टिकल 71 का पहला खंड क्या कहता है? तो आर्टिकल 71 का पहला खंड कहता है साथियों कि यदि आर्टिकल 71 का पहला खंड कहता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उठता है, तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? तो कहना है सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। क्या कहा गया कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित
निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 71 के पहले क्लॉज में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इस पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो कहना है सर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आर्टिकल 71 का दूसरा खंड कहता है साथियों, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में पद पर रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी कार्य वैध होगा। ठीक, यानी उसको लेकर किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। मान लिया जाए कि आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में हम निर्वाचित हुए और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, परंतु आज से 6 महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव को खारिज कर दिया, कह दिया कि यह निर्वाचन जो है यह गलत प्रक्रिया से हुआ है या अवैध है। परंतु 6 महीने तक जो हमने काम किया उस काम को अवैध नहीं किया जाएगा या उसको लेकर हमारे ऊपर न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 71 के दूसरे खंड में यही बात कही गई है। अब देखना है साथियों, आर्टिकल 71 का तीसरा खंड क्या कहता है? तो आर्टिकल 71 का तीसरा खंड कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचन से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया को संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम एवं प्रक्रियाओं को तय करने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया है और इसी के आधार पर 1952 में भारतीय संसद ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया और 1974 में भी भारत के संसद के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1974 पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रियाओं का उसमें क्या है, उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 71 का तीसरा खंड क्लियर हुआ। अब देखिए आर्टिकल 71 का चौथा खंड क्या कहता है? आर्टिकल 71 का चौथा खंड कहता है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल में कोई अनुपस्थिति या सीटें खाली होती है तो इससे चुनाव
अवैध नहीं होगा, इससे चुनाव अवैध नहीं होगा। सीधा सा मतलब है, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। परंतु मान लिया जाए कि जिस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, किसी राज्य का विधानसभा मान लीजिए भंग हो गया है, या फिर ऐसी स्थिति है कि संसद में कुछ सदस्यों की सीट की संख्या रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या होंगे, तो बिल्कुल होंगे। और ऐसे चुनाव को बाद में न्यायालय में यह प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि उस समय फलाने विधानसभा का जो भंग हो गया था या फिर संसद में कुछ सीटें रिक्त थी। इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को, निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात कहता है आर्टिकल 71 का चौथा खंड। तो आज हम लोग आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, 55, 71 अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने देखने का काम किया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अब यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनेगा तो मेरा यह मानना है कि आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। जो सबसे पहले सेशन की शुरुआत में जो प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि यदि मतगणना के समय दो उम्मीदवारों का जो है मत जो है वो क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसका निर्णय कैसे लेंगे। तो इसका जवाब है साथी लॉटरी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉटरी के द्वारा, लॉटरी पॉट के द्वारा क्या किया जाता है, इसका निर्णय किया जाता है। मान लिया जाए कि ए उम्मीदवार को भी 30 मत प्राप्त हुआ, बी उम्मीदवार को भी 30 मत ही प्राप्त हुआ द्वितीय गणना में। अब हम यह निर्णय कैसे लेंगे कि ए को बाहर किया जाए या बी को बाहर किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉटरी पॉट का सहारा लेते हैं। ठीक, सिक्का उछालेंगे, हेड टेल, जिसके पक्ष में आएगा, जो जीतेगा वो चुनाव में बना रहेगा, उसको एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाएगा और वो उसकी संख्या 31 हो जाएगी, और जिसको हार जाएगा उसकी संख्या 30 ही रह जाएगी, तो वो चुनाव से बाहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है जो सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो आज हम लोग पढ़ा चुके हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है। जो बच्चा इसका सही आंसर करेगा आज के पूरे सेशन को देखने के बाद, तब हम मानेंगे कि वो एक सीरियस कैंडिडेट है और आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। अगले क्लास में साथियों हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी तरह से हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहेगा, एक एक चीजों को हम अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सुमित सर ऑफिशियल के इस YouTube चैनल को सब लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।